बच्चों अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ते हो, कुछ भी जो मिले वो पढ़ते हुए जाते हो, केवल नॉलेज के लिए पढ़ते हो, या फिर आप पैटर्न के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हो? तो आप बोलोगे सर हम तो लिमिटेड पढ़ाई करते हैं और एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारा एग्जाम निकालना अभी का वो है लक्ष्य है, अभी का गोल है कि भाई एग्जाम निकले किसी तरह से। नॉलेज ठीक है, स्कूल में जाने के बाद जिस भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर करने के बाद बहुत टाइम है हमारे पास नॉलेज गेन करने का, बहुत सारा पढ़ेंगे, खूब सारा पढ़ेंगे, जितना मर्जी उतना पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी का फोकस तो ये है एग्जाम निकालना ना, प्रायोरिटी तो एग्जाम निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम में गए, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या आप अपनी जिद पे अड़े रहोगे कि नहीं मुझे जो आ रहा है वही करूंगा, या फिर कुछ अगर स्ट्रैटेजी मिल गई तुम्हें, कुछ अगर पता चलेगा कि भाई इससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो चीज फॉलो करोगे? तुम कहोगे मास्टर अभी तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो है एग्जाम को पास करना। जी बिल्कुल, तो अभी आपकी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एग्जाम को पास करना है। अब वो कैसे पास कर रहे हैं, देखो मैं अनफेयर मींस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास आजमाए हुए तरीके हैं जिससे एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपका नंबर बहुत बढ़िया आ सकता है। जिसमें से एक तरीका हमारा ये है, तुक्का कैसे लगाएं। यस, देखो बहुत जरूरी हो जाता है, ये फनी थोड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम में, जब आप इस तरह के एग्जाम में बैठते हो, खास करके एमसीक्यूज उसमें होते हैं, तो तुक्का लगाना अगर आपको नहीं आ रहा है तो लास्ट में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम निकालना जरूरी है। और उस तुक्के के सही होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपके आंसर ज्यादा से ज्यादा जो आपने तुक्के लगाए हैं वो सही हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी आपको दूंगा कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए तुक्का लगाते वक्त, और क्या क्या चीज हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारा तुक्का ज्यादा से ज्यादा सही हो। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए वीडियो होने वाली है। चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, नवोदय की तैयारी करो, या फिर किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बेटा आपको एक बात समझनी होगी कि एग्जाम दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला एक में नेगेटिव मार्किंग होता है और दूसरे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सही किया आपने और एक एक नंबर का क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर तो मिले ही, 10 मार्क्स तो आपको मिले ही, है ना। लेकिन अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, 2 गलत कर दिए और एक क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर कट रहा था, तो 2 क्वेश्चन पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे। 2 गुणे 1/2 बराबर आपका 1 मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब कि 10 में 10 नंबर तो आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 1 नंबर रिड्यूस हो गए। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह हुआ कि 2 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा आपके नंबर काट लिए जा रहे हैं, जो पाए हो उसमें से भी काट लिए जा रहे हैं। तो किसी किसी एग्जाम में होता है, किसी में नहीं होता है। अब हम जिस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, नवोदय के बारे में, सैनिक के बारे में, चूंकि हमारी ऑडियंस इसी की है, इसीलिए मैं आप ही लोग के लिए सजेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा फोकस उसी पे कर रहा हूं। बाकी ये रूल आप उन सभी एग्जाम्स पे लगा सकते हो जो कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। नवोदय के एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सैनिक के स्कूल में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जितनी भी चीजें बताऊंगा ना मैं, सभी आपको अप्लाई जरूर से करनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि उसी एग्जाम में आपको तुक्का लगाना चाहिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और अगर नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी है कि कब लगानी चाहिए, किस तरह से लगानी चाहिए। थोड़ी अलग से वीडियो उसका मैं बना दूंगा, आप बोलोगे तो। फिलहाल इस एग्जाम पे फोकस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो तुक्का हमें इस एग्जाम में लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि लास्ट में अगर हमारे तुक्के लगाए हुए क्वेश्चन में से 2 भी सही हो जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। देखो इस एग्जाम में क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन का ही खेल होता है, बाकी सभी तो बहुत सारे बच्चे सही करते हैं। 1-2 क्वेश्चन का खेल होता है जिससे बाजी पलट जाती है पूरी। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर सही करने हैं। तुक्का जरूर से लगाना है। कब लगाना है? देखो पहले से मत लगाते बैठ जाना कि ये पेपर मेरे सामने आया और ये इसका ए ऑप्शन, इसका बी, इसका सी, ऐसे नहीं करना है बेटा। आपको क्या करना है, लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब आपको कुछ ना सूझ रहा हो, जब आपके पास टाइम की एकदम कमी हो, जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए कि आपको आ ही नहीं रहा है, बस अब भाई भगवान का नाम लेकर के मार ही देना है, तुक्का तब लगाना है। लेकिन ये गलती नहीं करनी है कि भगवान का नाम लेकर के या किसी का नाम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एकदम बिल्कुल अनतुक्के से नहीं लगाना है वो चीज, है ना, बिल्कुल रैंडमली नहीं लगाना है, कुछ सोच समझ के लगाना है। अब कैसे लगाना है वो मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट्स प्लस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपको आए ना, आपके पास आए ना, तो आप जो आसान से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हुए चला करो हमेशा, और जो कठिन क्वेश्चन लगता है कि तुम्हें नहीं आ रहा है उसको पढ़ो जरूर। देखो पढ़ने से क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आता है,
आपसे सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जुबान पे वो होता है आंसर, है ना, कि बस अब आने ही वाला है, आ नहीं रहा है लेकिन बस आने ही वाला है, जुबान पे आंसर होता है। तो वो जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो आप, तो जब लास्ट में एग्जाम खत्म होने को होता है तो वो बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग प्रोसेस करते रहता है, उसको सोचते रहता है ना, तो लास्ट टाइम पे वो याद आ सकता है वो चीज। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो जरूर। पहली टिप ये है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना जरूर है, स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कम से कम उसको पढ़ करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ो, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके ही जो आसान आसान क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, जो कठिन क्वेश्चन है उनको बस पढ़ करके ऐसे छोड़ देना है। इमेजिन करने की कोशिश करना है कि भाई ये क्वेश्चन हमने कहां पे पढ़ा हुआ था। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो लिख लिख के पढ़ाई करो, रिटर्न में ऐसे लिख लिख करके हर एक चीज, तो ये याद रहता है। आपको याद होगा कि आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो आपको याद आता होगा कि हाँ, उस वाली बुक में उस पेज पे ऐसे इधर साइड में बाएं तरफ में था, या फिर इस तरह का सीन उभरता है ना दिमाग में। तो इसीलिए लिख लिख के पढ़ा करो और इमेजिन करने की कोशिश करो, दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज यह है कि क्या हमें नहीं करना है एग्जाम में, क्या नहीं करना है। ब्लाइंडली हमें तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। लास्ट में तो लगाना ही लगाना है, वो तो पहले तो नहीं लगाना है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन हमें तुक्का ब्लाइंडली भी नहीं एकदम नहीं लगाना है। जैसे कि हमने बोला कि भाई एकदम से नहीं आ रहा है तो आंख बंद किया और फिर जय श्री राम ऐसे किया, बढ़िया से ऐसे हाथों जोड़ा एकदम अच्छे से, और उसके बाद लगा दिया ए नंबर। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा कि फिर गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके। कुछ सोचना समझना है कि किस तरीके से तुक्का लगाना है, वो अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा। पैटर्न आपको नहीं बनाना है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि ए बी ए 4 ऑप्शन में भर दिया और फिर 5वें ऑप्शन में बी 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 इस तरह से भर दिया। तो ये पैटर्न आपको नहीं बनाना है, पैटर्न आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि पैटर्न से क्या होता है कि क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन पेपर में याद रखना कि जो ए बी सी डी चारों ऑप्शन होते हैं ना, ए बी सी डी चारों ऑप्शन ये लगभग लगभग बराबर संख्या में होते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो ए बी सी डी सभी ऑप्शन लगभग लगभग वही 23 से 25 के बीच में, 23 से 27 के बीच में ऐसे ही रहेंगे, है ना, 25 के आसपास ही रहेंगे। तो ऑप्शन एकदम बैलेंस्ड होते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में आप पेपर उठा के देख लोगे तो इसीलिए आपको तुक्का लगाते समय किसी एक ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, ठीक है। किसी भी एक ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, पैटर्न आपको बिल्कुल भी नहीं बनाते हुए चलना है, ठीक। अगर आपको लगता है, मान लो 100 क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि 90 क्वेश्चन मैंने सही कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन आपका तुक्का लगाना है, तो उसमें आप देखो कि ए आंसर मैंने ज्यादा तो नहीं लगा दिया है, देखो कौन से ऑप्शन आपने कम लगाए हैं, तो उस ऑप्शन पे थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड होकर के काम करो, मतलब उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। अगर ए बी में कंफ्यूजन लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैंने बी ऑप्शन जो है कम लगाए हुए हैं, तो बी को टिक करना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जब आप ध्यान में रखते हुए चलोगे तो बिल्कुल आपका सही जाएगा। एक चीज और ध्यान दो, क्या क्या करना है वो उसकी हम थोड़ी लिस्ट बनाते हैं। पहली चीज तो ये देखो कि जब भी आपको ऑल ऑफ द अबो यानी कि उपर्युक्त सभी का ऑप्शन आ जाए, ऑल ऑफ द अबो यानी कि उपर्युक्त सभी, है ना, उपर्युक्त सभी का ऑप्शन आ जाए, तो 80 से 90% केसेस में ऑल ऑफ द अबो और दूसरा नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं, दूसरा इनमें से कोई नहीं, है ना, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो 80 to 90% केसेस में यही ऑप्शन सही होता है। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आपको दिखे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा ऑप्शन दिखे और तुक्का आपको लगाना है तो इन्हीं ऑप्शंस पे लगाना। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या फिर इनमें से कोई नहीं जब दिखे तो इन्हीं ऑप्शन पे तुक्का आपको लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज देखो बेटा, दूसरी चीज यह है कि आपको क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज को हटाना है। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू कहने का मतलब जो एकदम आर पार की वैल्यू है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में अगर 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में अगर 12 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में अगर 99 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में मान लो कि आपका दिया हुआ है 58 दिया हुआ है। तो एक चीज देखो, यहां पे एक बात आपको समझनी होगी कि जो आंसर आपका होगा ना वो लगभग लगभग 10 और 12 में से ही आपको चुनना है, क्योंकि 90 तो भाई बिल्कुल एकदम ये आर पार की लड़ाई है, ये तो बहुत ये नदी पार की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लगाना है। 58 भी नहीं लगाना है, ये दोनों आसपास लग रहे हैं ना, तो इन दोनों के आसपास में से, मतलब इन दोनों में से किसी एक का चुनाव आपको करना है, ठीक है। तो आपको देखो जो क्वेश्चन जो ऑप्शन सिमिलर लगे ना, जो ऑप्शन पास पास लगे, उनमें से चुनना है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी हम ऑप्शंस को देखें तो उनमें से जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या एकदम ही ऑड वैल्यू हैं, उन्हें आप निकालने की कोशिश करो, उन्हें आप हटाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप 4 ऑप्शन में आप टिक लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी किसी एक ऑप्शन के सही होने की। लेकिन जब आप 2 ऑप्शन को हटा देते हो एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस और उन दोनों ऑप्शन में आप तुक्का लगाते हो, तो समझ लो 50-50
50-50 का चांस है कि नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही किया करो कि जब भी आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में से आधे ऑप्शंस हटाने की कोशिश करो। आधे नहीं हट रहे हैं तो भाई 4 ऑप्शन है तो एक तो हटा ही सकते हो, है ना। तो ऑप्शन को हटाने की कोशिश करो, उसके बाद ही आपको तुक्का लगाना है, ठीक। तो हमने क्या बताया आपको, देखो फिर से आपको एक बार याद दिलाता हूं, रिमाइंड करवाता हूं। पहली चीज तो आपको नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव वाले केस में ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक्सट्रीम वैल्यूज को आपको क्या करना है, हटाना है। तीसरी चीज आपको क्या करना है, जो भी सिमिलर वैल्यूज दिखें उनमें आपको ध्यान देना है और उस पर ही तुक्का लगाना है। एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं आपके लिए, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करते हुए चलना है, बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगाना है। कभी कभार देखो, कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे ये क्वेश्चन मान लो है, जैसे कि ये मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, 8.75 इंटू 3 इंटू 0.25 इंटू 0 इंटू 7 इंटू 9.6, ये क्वेश्चन है। अब बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन तुम्हें तो दिख रहा है तुम्हारे लेवल का, लेकिन ध्यान दो यहां पे तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये कि लास्ट बीच में जीरो बचा हुआ है ना, बीच में जीरो है। अब जीरो गणित का हीरो, ये सबको जीरो कर देगा तो पूरी वैल्यू को ये जीरो या ये पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा, यानी कि हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा जीरो। और ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मान लो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में मान लो कि 196.75 दिया हुआ है, और मान लो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 285.96 एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका मान लो कि 270.67 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सोचोगे भाई जीरो तो एक्सट्रीम वैल्यू है, लेकिन ये सारे एकदम से थोड़े अलग से ही दिख रहे हैं, जीरो तो एकदम ही एक्सट्रीम है तो आप जीरो को हटा दोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना है कि जीरो जो है बीच में अगर है तो ये खत्म ही कर देता है सभी को। तो कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको मैंने कई क्वेश्चंस में भी बताए हैं, जब भी मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी शॉर्ट ट्रिक बताया है तो सभी में बताते हुए आपको चला हूं, लेकिन फिर भी एक अलग से मैंने ये चीज क्वेश्चन को मेंशन कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। पैटर्न वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना। पैटर्न मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न तो बिल्कुल ना, है ना, पैटर्न आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। चलो कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम लोग समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में किस तरह का, कुछ कॉमन सेंस भी आपको यूज करना होता है। देखना अभी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं। कॉमन सेंस से हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सही कर सकते हैं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश हिंदी का कोई यहाँ लफड़ा नहीं है, बाकी इंग्लिश में तो मैं कर सकता था, बस मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। क्या कह रहा है कि एक मशीन 1 घंटे में 150 चार्जर बनाती है, तो वो मशीन आधे घंटे में कितने चार्जर बनाएगी। अब मेरा सीधा सीधा कैलकुलेशन ये कहता है कि भाई एक घंटे में 150 चार्जर बनाती है, तो आधे घंटे में जाहिर सी बात है तो कितने भी बनाएगी, 150 से तो कम ही बनाएगी ना, 150 से ज्यादा तो नहीं बनाएगी, 150 से ज्यादा तो नहीं बनाएगी, कम ही बनाएगी। अब देखो ये 350 है, ये 300, ये 450 है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 150 से कम ही बनाएगी, है ना। तो ये तो आसान मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसे कॉमन सेंस का अपन यूज करते हैं। क्या होता है कि उसमें दिया हुआ होता है इस तरह के, जब क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स के साथ खेल रहा होता है वो आपके साथ, कि इतने नंबर, इतना कुछ एक्सट्रीम वैल्यू दे देगा, कुछ लोअर एक्सट्रीम दे देगा, कुछ हायर एक्सट्रीम दे देगा, कुछ बीच वाली वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को हटाना ही हटाना है, एलिमिनेशन का यूज करना है और कॉमन सेंस का यूज करके कि भाई अगर 1 घंटे में आप 150 बना रहा है तो आधे घंटे में तो कम ही बनाएगा। ये तो इजी एग्जांपल था, लेकिन इससे हार्ड एग्जांपल्स में भी, इससे हार्ड क्वेश्चन में भी ये टेक्निक बहुत काम आती है, ठीक है। जैसे ये वाला देख लो, ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 75%, 80% अंक प्राप्त करता है। यदि प्रश्न पत्रों के कुल अंक क्रमशः 120 तथा 180 है तो उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा सुनो, यहां पे 75% और 78% दिया हुआ है, 99% तो नहीं होगा जी, एकदम ही एक्सट्रीम वैल्यू हो गया, तो इसको हमने हटा दिया। 56% और 33% भी एकदम लोअर एक्सट्रीम हो गया, मतलब कम से कम एकदम वो किनारे वाली वैल्यू हो गई, तो इसको भी हटा दें। तो इसको हमने 33 को भी हटा दिया, बचा 56 और 78। तो अब इसमें से देखो, अब हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अभी मैं मेथड बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, तुक्का ही लगाने की टेक्निक बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारा 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में क्या हम बोल सकते हैं कि भाई 78 ही हमारा होना चाहिए, क्योंकि 75 और 80 के ज्यादा करीब ये लग रहा है ना। तो इस तरह के कॉमन सेंस का यूज किया करो, तो 78 हमारा सही आंसर इस पे लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, यहां पे
यूनिट्स का खिलवाड़ किया जा रहा है, यूनिट्स से खेला जा रहा है यहाँ पे। देखो बस क्या है कि एक कमरे की लंबाई ऊंचाई से 2.5 गुनी है तथा चौड़ाई 2 गुनी है। यदि कमरे का आयतन 200 मीटर क्यूब, 200 मीटर क्यूब, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना है, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी। अब जब भी ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं, ये चिंटू खड़ा है और चिंटू की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये मीटर या सेंटीमीटर या इंच या फीट में आएगा, क्यूबिक मीटर में तो नहीं आएगा, है ना। तो ये घन मीटर है, क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर। तो ये हमें ये हट गया, ये खत्म हो गया। वर्ग मीटर देखो, ये जो वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर में भी हमारा नहीं आएगा, इसमें तो ये तो क्षेत्रफल की यूनिट है, तो ये भी खत्म हो गया, है कि नहीं। 5 सेंटीमीटर बचा है और 4 मीटर बचा है। एक चीज यहां पे ध्यान दो कि 5 सेंटीमीटर है और 4 मीटर है ना, और ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो जब आयतन मीटर क्यूब में है, 200 मीटर क्यूब है ना, तो हमारी जो ऊंचाई होगी वो भी तो मीटर में ही आएगी ना। सेंटीमीटर तो बहुत छुटकू सा हो जा रहा है, एकदम कम सा हो जा रहा है, तो यानी कि 4 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 4 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। किसी मूलधन का 3 वर्षों तथा 6 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अनुपात। अब यहां देखो कि 3 और 6 हमें दिख रहा है, सीधा एक नजर में 3 और 6 हमें दिख रहा है। अनुपात का सवाल है, तो भाई 3 और 6 का अगर अनुपात तुम देखो तो एक संबंध 2 होता है, तो क्या हमारा आंसर इसी के करीब कुछ होना चाहिए, बोलो, इसके करीब कुछ होना चाहिए। तो जो एक्सट्रीम एकदम है उसको हटा दो, एक्सट्रीम एकदम है जैसे 2 संबंध 9 है, इसको तो हटा ही दो भाई, है ना। अब आपके पास एक संबंध 6 भी एकदम एक्सट्रीम है, इसको हटा दो। ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसमें से किसी एक पर आप लगा सकते हो। जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको मेथड से सॉल्व करूं तो 3 वर्ष और 6 वर्ष के लिए समान वार्षिक ब्याज पर की दर पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अनुपात। सुनो, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन में ही कुछ गलती है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं जरा कि 3 वर्ष और 6 वर्ष के लिए किसी मूलधन का, मान लो 100 रुपए पे, अगर 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष के लिए समान वार्षिक दर पर प्राप्त होने वाले ब्याज का अनुपात, ये तो एक संबंध 2 ही होगा बेटा, ये तो क्वेश्चन में ही गलती है, थोड़ा ऑप्शन में ही गलती है यहाँ पे, ये मैंने लिखने में मैंने गलती कर दिया है। जैसे कि मान लो कि अगर 100 रुपया है, 100 रुपये पे 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, तो 10% का ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में ये 30 रुपया होगा, और 6 साल में 3 साल में 30 रुपये। 10% बराबर 30 नहीं मैंने लिखा है, ये मैंने 3 साल में लिखा है। 3 साल में 30 होगा तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो दो, एक संबंध 2 का ही तो अनुपात आ रहा है ना। तो ये एक संबंध 2 आप लिख लो एक क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं, तो एक संबंध 2 इसका सही आंसर होगा। जब आप अनुपात का क्वेश्चन देख रहे हो और यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, तो इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल के देख लो, तो कम से कम एक्सट्रीम वैल्यू तो हमने हटा ही दिया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना है, कुछ कुछ दिमाग लगा के, कुछ कुछ टेक्निक से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक आध क्वेश्चन और बचे हैं, और उसके बाद एक पैसेज वाला भी क्वेश्चन मैं लेके दिखाऊंगा कि पैसेज वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तब आपको कैसे करना है। धैर्य रखो थोड़ा सा, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए ये सारे टेक्निक्स आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सारे एग्जाम निकालें। पहली ट्रेन खड़गपुर से स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होती है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद छूटती है, दूसरी ट्रेन के चलने के 3 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। अब यहां पे ऑप्शन कौन सा है, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बेटा हमने बोला था कि अधिकतर क्वेश्चंस में ये ऑल ऑफ द अबव सही होता है, तो जब भी तुक्का लगाना हो इसको आप लगा सकते हो। देखो क्यों, क्योंकि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो हम सभी जानते हैं 15 का गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, है ना, मीटर प्रति सेकंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 54 किलोमीटर, तो 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो जब 2 ऑप्शन सही हो गए, हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि जब 2 ऑप्शन सही हो गए और उपर्युक्त सभी का विकल्प है, तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि भाई तीसरा तो सही होना ही पड़ेगा उसको क्योंकि 2 ऑप्शन पे टिक तो लगा नहीं सकते हो, टिक तो एक ही ऑप्शन पे लगाना है, और उपर्युक्त तो सभी भी दिया हुआ है, तो तीसरे के बारे में चिंता नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लास्ट का एक और क्वेश्चन देख लो। देखो इसमें भी कॉमन सेंस का कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हो। 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूर्ण करते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब जरा बात समझो कि 8 व्यक्ति मिलकर के 15 दिन में पूरा करते हैं, तो जब आदमी ज्यादा तो काम कम दिन में होगा, अरे जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा आदमी है तो काम कम दिन में होगा। तो पहले काम 15 दिन में होता था, तो क्या अब 18 दिन में होगा, नहीं 18 तो ज्यादा है, क्या अब 15 दिन में होगा, नहीं 15 से तो कम दिन में होगा ना भाई,
15 से तो काम कम ही दिन में होगा। अच्छा सुनो, देखो आदमियों की संख्या जो है 8 व्यक्ति से बढ़ करके 12 व्यक्ति हो रही है, यानी 4 का इजाफा हो रहा है, 4 की बढ़त हो रही है ना। तो जब 4 व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो क्या जो दिनों की संख्या है वो एक ही कम होगा? नहीं, थोड़ा और कम होगा, है ना। तो 14 ना होकर के ये हमारा 10 दिन ऑप्शन हो जाएगा। देखा कितने इजी से टेक्निक्स हैं और कितने ये माइंड गेम है, समझ लो सब, है ना। आपको पैटर्न वगैरह नहीं बनाना है, बिल्कुल भी कोई ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है, लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को समझ करके ही तुक्का लगाते हुए चलना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये सारे तुम टेक्निक्स जो है जो भी मैंने बताया वो आप अपना सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि लास्ट में हमें वो क्वेश्चन याद आ सकता है, तो क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है। जो ऑल ऑफ द अबव वैल्यूज होती हैं या फिर नन ऑफ द अबव वैल्यूज होती हैं वही ज्यादातर आंसर सही होता है, तो उसको आपको तुक्के में शामिल करना है, लगाना है। एक्सट्रीम वैल्यूज को हटाना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, आपको ऑप्शन को रिड्यूस करना है, तभी आपका काम बनने वाला है, ठीक है। चलो एक हम लोग ये हिंदी वाला पैसेज लेकर के इसमें देख लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कहानी है 5 सियार मित्रों के बारे में, जयकाल, है ना। सियार मित्र थे, 5 फ्रेंड्स थे, वो जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में कहीं कुछ नदी पड़ा, हाँ नदी पड़ा, नदी पार किया उन्होंने। तो एक सियार बोलता है, होशियारी दिखा रहे, देखो सियार होके होशियारी दिखा रहे, बोलता है कि कहीं हम में से एक आध गायब तो नहीं हो गया, जरा गिन लेते हैं। अब वो खड़ा होता है, गिनना शुरू करता है, अपने को नहीं गिनता है, गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4, फिर बोलता है अरे यार हम तो 4 ही हैं, 5वां गायब है। फिर दूसरा खड़ा होता है, वो भी वैसे ही करता है, 1 2 3 4, बोलता है सही बोल रहे हो, सबके सब ऐसे ही कहते हैं, बोलते हैं हाँ यार एक तो गायब है। फिर वहां से कोई हाथी जा रहा था शायद, और हाथी ने जब उन सबको गिन करके दिखाया कि अबे तुम 5 हो, खुद को तो गिन नहीं रहे थे, तो उन्हें अपने मूर्खता का एहसास होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि पंक्तिबद्ध खड़े होने का मतलब क्या है, लाइन अप होने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक चीज यहाँ देखो कि और उनमें से 4 पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए और 5वें दोस्त ने गिनती शुरू की। इसका मतलब यह है कि 4 दोस्त ऐसे हाथ बांध कर, अरे सियार थे ना भाई, तो सियार को ऐसे बनाओ, हाँ ये एक सियार, दूसरा सियार, तीसरा सियार और चौथा सियार, ठीक है। ये चारों सियार मान लो खड़े हो गए और 5वें ने गिनती शुरू कर दी, 5वां बड़ा सियार है, इसने गिनती शुरू कर दी मान लो। तो पंक्तिबद्ध होने का मतलब यहाँ पे हमें कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि उस दोस्त ने क्या कहा होगा। स्टोरी में घुस जाओ, उस दोस्त ने क्या कहा होगा कि भाई तुम लोग खड़े हो जाओ, ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ, है ना। अब ऐसे थोड़ी एक बैठ जाओ एक खड़े हो जाओ, ऐसे तो नहीं बोलेगा, बोलेगा एकदम लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिनना चाहता हूं। तो इस स्टोरी में एकदम घुस जाओ, ठीक है, बात धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगी। तो जब आप देखोगे बंधक बड़ा बन के खड़े होना नहीं, बंधक मतलब क्या उसको बांध करके खड़े कर देगा, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक खड़ा होना दूसरा बैठना नहीं, बिना क्रम के, वो ऐसे थोड़ी नहीं बोलेगा यार आड़े टेढ़े खड़े हो जाओ, एक यहाँ खड़े हो, एक उधर खड़े हो जाओ, एक उधर खड़े हो जाओ, गिनने में प्रॉब्लम होगी ना। तो स्टोरी में आपको घुस जाना है, इमेजिनेशन में घुस जाना है आपको, तब आपको आपके सामने आंसर दिखने लगेगा कि क्रम के अनुसार खड़े होना मतलब एक सीक्वेंस में खड़े होने के लिए उस दोस्त ने कहा था, ठीक है। तो पंक्तिबद्ध होने का मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पैसेजेस में भी कुछ दिमाग लगा करके, एक चीज और आती है पैसेज में, जब भी पर्यायवाची की बात पूछे, जब भी विलोम की बात पूछे, तो जो शब्द आपको लग रहा है कि ये शब्द सही हो सकता है, उस शब्द को इस पैसेज में रख करके देखो। जैसे देखो जैसे मान लो कि किसका मैं करूं, मान लो कि सहमत हुए, जैसे मान लो सहमत वर्ड है, ठीक है, सहमत वर्ड है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड सहमत का पर्यायवाची है। उसमें एक राजी भी आंसर है, राजी। तो आपको लग रहा है हाँ राजी मुझे लग रहा है हो सकता है, तो राजी को इसमें जो है इससे रिप्लेस करो, सहमत की जगह राजी लिखो। तो अब पढ़ो इस स्टेटमेंट को, दोस्त उसकी बात से राजी हुए, राजी हुए मतलब कि उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो मान गए, है ना। तो सेंस बैठ रहा है, इस जो सेंटेंस का वो सेंस बैठ रहा है, यानी कि सेंटेंस हमारा पूरा हो रहा है। तो ये चीज भी करनी है, ये टेक्निक आपको अपनानी है, उस वर्ड को रिप्लेस करके देखना है कि कौन सा सटीक बैठ रहा है, और इस तरह से तुक्का आपको लगाना है। मजा आया, बहुत सारी बच्चे टेक्निक्स हमने डिस्कस की, सारी क्वेश्चंस डिस्कस किए, तुक्का लगाने की कैसे आप एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। आपको बता दूं कि हमारा अर्जुन बैच चल रहा है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, और हमारा फौजी बैच चल रहा है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। तो हमारी पूरी टीम अर्जुन बैच की प्रिपरेशन, अर्जुन बैच में लगी हुई है आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाने के लिए, एंड हमारी टीम फौजी बैच में लगी हुई है आपके सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो द्रोण स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें,
प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करने को मिल जाएगा। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और आप प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे द्रोण स्कूल DRONSCHOOL, तब भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं, तो आप जाकर के देख सकते हो। अपना मनपसंद अपना जो है पसंदीदा कोर्स आप लेकर के एनरोल करके अच्छे से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। चलो फिर, उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। एक काम करना आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। इतने मेहनत के साथ हम लोग काम करते हैं, आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।